कि पहला, पांचवा, नौवां जो भाव होता है उसको मूल त्रिकोण स्थान कहा जाता है। कुंडलियों के नाम अंकित कर लिए होंगे, मैं आशा करूंगा। सब्सक्राइब करिए और जितने लोग सीखना चाहते हैं तो उतने लोगों तक नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा निरंतर लिए जा रहा हूं। अब तक मैंने आपकी ज्योतिष की कक्षा 14 कक्षाएं ले ली हैं, जिसमें मैं आपको ज्योतिष के बेसिक के बारे में बता दिया है। आशा करूंगा कि वो 14 कक्षाएं आपको ज्योतिष को सीखने में सुगमता दर्शा रही होंगी और आपको ज्योतिष को पूर्ण रूप से सिखा रही होंगी। अभी तक हमने ज्योतिष का बेसिक सीखा था, बेसिक प्रक्रियाओं के बारे में जाना था। अब धीरे धीरे करके ज्योतिष के एडवांस की ओर चलेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि अब यहाँ से ज्योतिष के एडवांस का प्रारंभ हो जाता है। अब हम धीरे धीरे करके ज्योतिष के एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम कक्षा 15 लेने वाले हैं ज्योतिष की, जिसमें हम कुंडली की गणना के बारे में बात करेंगे कि कुंडली किस प्रकार बनाई जाती है, कुंडली का विसंश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, कुंडली का स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार बनाया जाता है। आज उस चर्चा पे बात करेंगे। तो आशा करूंगा कि आप प्रत्येक वीडियो को क्रम से देख रहे होंगे और प्रत्येक चीज़ को भाव से सीख रहे होंगे। और जो बच्चे नए हैं, ज्योतिष को शुरू से प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए मैंने बिल्कुल बारीकी से वीडियो बनाई है। तो वो एक वीडियो से लेकर के क्रम से वीडियो को देखते हुए चलिए। प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखिए, नोट करिए, जिससे आपको प्रत्येक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी। और जो बच्चे बेसिक जानते हैं, एडवांस सीखना चाहते हैं, वो अब उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं कि जैसे जैसे मैं एडवांस की ओर बढ़ रहा हूं तो उनके एडवांस का रिवीजन भी होता रहेगा। अब प्रत्येक चीज़ को मैं बारीकी से सिखाऊंगा, एडवांस को भी बारीकी से सिखाऊंगा। तो प्रत्येक चीज़ को देखते हुए आप आगे बढ़िए। आशा करूंगा कि ज्योतिष की प्रत्येक वीडियो आपको समझ में आती होगी, प्रत्येक वीडियो को आप सीख रहे होंगे और प्रत्येक कार्य को पूर्ण कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं आपको ज्योतिष का बादशाह बना दूंगा, ऐसी प्रक्रियाओं का सार मैंने आपके सामने रखा है। तो मेरा पूर्ण विश्वास मानिए कि मैं आपको ज्योतिष का बादशाह बना के रहूँगा। कुछ बच्चे जिनको समझ में नहीं आता वो कमेंट भी कर देते हैं, तो इस कमेंट को पढ़ करके मुझे बड़ा भाव प्रकट होता है, अच्छा लगता है। जब मैं फ्री होता हूँ अपने कार्यों से तो मैं कमेंटों को पढ़ करके उनको जवाब दे देता हूँ, जो वो कमेंट करते हैं, जो उनको समझ में नहीं आता। तो काफ़ी बच्चे करते हैं, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो भाव से वीडियो देख रहे हैं, भाव से क्रिया को सीख रहे हैं। और जो जो वीडियो का प्रक्रम आता रहेगा वैसे वैसे वीडियो के क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और जैसे जैसे हमें संयोग ठीक लगेगा वैसे वैसे हम वीडियो को लाते रहेंगे। तो आज हम कुंडली के गणना के बारे में बात करेंगे। जो ज्योतिष की कक्षा 15 है, तो कॉपी और पेन निकाल करके आप बैठ जाइए, जैसा कि आप रोज की तरह बैठते हैं। और चलिए कुंडली के विसंश्लेषण के बारे में बातें करते हैं, गणना के बारे में बातें करते हैं। तो श्री गणेशाय नमः बोल करके गणपति भगवान के नाम का उच्चारण करके कि हे गणपति भगवान, जिस प्रकार हम ये शिक्षा सीख रहे हैं, शिक्षा के कार्य को पूर्ण करना और हमारे जीवन के दुखों को दूर करना, और हम जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, इस पर सीखने पर जो हमारी बुद्धि का काम है, उस बुद्धि के योग को प्रबल करना, हमारे कार्य को पूर्ण करना, ऐसे गणपति भगवान से हम आवाहन करेंगे। और आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम कुंडली के गणना के बारे में बात करेंगे। अब ये मानिए कि कुंडली की गणना से बात है हमारी कि कुंडली का विसंश्लेषण धीरे धीरे करके प्रारंभ हो चुका है। कुंडली कहते किसको हैं, कुंडली के भाव क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें अब प्रारंभ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल करके ऊपर हेडिंग डालिए एक मुख्य पेज पर, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुंडली, हेडिंग डालिए कुंडली गणना। ऊपर एक बेसिक हेडिंग डाल लीजिए कुंडली गणना। अब कुंडली गणना पर बात करें तो कुंडली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुंडली के बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं वो किस प्रकार की कुंडलियाँ बनाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है। या फिर बहुत से आचार्य होते हैं, दक्षिण भारत ही नहीं
काफ़ी जगहों पर इस प्रकार की कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। वो कुंडलियाँ कैसी होती हैं और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी, हम जिस प्रकार से कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, वो चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पहली जो कुंडलियाँ थी वो कुछ ऐसे बनाई जाती थी, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, कुछ ऐसे बनाई जाती थी। एक लाइन यहाँ से खींच दी जाती थी, एक लाइन यहाँ से खींच दी जाती थी, एक लाइन यहाँ से खींच दी जाती थी और एक लाइन यहाँ से खींच दी जाती थी, एक लाइन यहाँ से खींच दी जाती थी और एक लाइन यहाँ से खींच दी जाती थी। उल्टी हो गई शायद, यहाँ पर 4 2 आते थे, यहाँ पर नहीं, सही है, सही प्रक्रिया है, उल्टी नहीं है। चलिए, ऐसे कुंडलियाँ बनाई जाती थी पहले, 1 2, एक लाइन यहाँ से खींच दी जाती थी और एक लाइन यहाँ से खींच दी जाती थी। ये होती है हमारी कुंडली। क्या होती है, बात को समझिएगा, बड़े भाव से समझा रहा हूँ, क्रिया से समझा रहा हूँ। ये होती है हमारी कुंडली। अब से पहले जो कुंडलियाँ बनाई जाती थीं वो इस प्रकार से अंकित की जाती थी, जैसे आकाश का जो चित्र था वो इस प्रकार से, जैसे यहाँ से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार से कुंडली का भाव बनाया जाता था। आकाश को 12 भावों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे समय की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो कुंडली के जो विश्लेषण में सुगमता दर्शाई गई, जिससे क्या कि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, लोगों को जानने में आसानी हो। तो जब आगे की प्रक्रियाओं में कुंडली का जो स्ट्रक्चर देखा गया वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया गया। उससे पहले ये समझिएगा, इस कुंडली को ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी जगहों पर कुंडली काम आती है। इस कुंडली को आप ध्यान से देख लीजिए, कुंडली बनी कैसे है। चलिए, अब मैं आपको एक मुख्य चीज़ बताता हूँ। इस कुंडली को, जो पहली जो कुंडली थी उसमें केंद्र को 2 भागों में बांटा जाता था, 1 भाग और 2 भाग। इस कुंडली में भाव जो होते थे वो बदलते थे, लेकिन राशियां स्थिर रहती थी। दक्षिण भारत की कुछ मुख्य पद्धतियों में ये देखा गया है कि कुंडलियों के भाव बदल दिए जाते थे लेकिन राशि नहीं बदलती थी। अब मैं आपको अब की कुंडली के बारे में बताऊंगा, जो सुगमता वाली कुंडली कैसे बनाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये कुंडली शायद आपने अगर नहीं बनाई है तो एक बार बना लीजिए, जिससे आपको कभी विश्लेषण की बारी आए, कभी कुंडली के बारे में लिखने को आए या कुंडली के बारे में जानने को आए, तो किसी को समझाने के लिए कभी कभी ऐसी कुंडलियाँ भी दे दी जाती हैं। इनको भी समझना जरूरी है, लेकिन हम धीरे धीरे करके आगे जब प्रक्रियाएँ बढ़ाएंगे तो सब चीज़ों को सुगमता से पूर्ण करेंगे। चलिए, आगे जो सुगम कुंडली बनाई गई थी वो किस प्रकार से बनाई गई थी उसको देखिए। उसके स्ट्रक्चर के लिए ऐसे बनाया गया था कि ये ऐसे करके एक भाग लेकर के इस कोने से उस कोने को यूँ मिला दिया जाता, इस कोने से इस कोने को यूँ मिला दिया जाता, इसके बीच से लेकर के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ये अब की कुंडलियों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है। ये सुगम है, मतलब क्या कि जो आकाश को 12 भागों में बांटा गया था। क्या किया गया था, आकाश को जो 12 भागों में बांटा गया था वो इस प्रकार से बांटा गया कि जो 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 भागों की प्रक्रिया को इस प्रकार लिखा गया था। ये सुगमता दर्शाती, इसमें गणना करना आसान है। सही, लग्नेश एक ही है, इसमें बदलता नहीं है। इस कुंडली के भाव में क्या देखा जाता है कि इसमें भाव नहीं बदलते, लेकिन राशियां और ग्रह इसमें बदलते हैं। यही आकाश के प्रक्रम में देखा जाएगा कि राशियां बदलती हैं। आकाश में भी गणना योग देख, राशियां बदलेंगी, ग्रह बदलेंगे, नक्षत्र बदलते हैं, योग बदलते हैं, करण बदलते हैं, वार बदलते हैं, लेकिन भाव वही रहते हैं। ये उत्तर भारत की कुंडली का विश्लेषण है। ये आपने समझा, ऐसे ही गणना की जाती है। ये सुगम गणना है, इसमें कोई चीज़ों को जानने के लिए, कुछ गूढ़ता में या फिर कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए इस प्रकार की कुंडली का विश्लेषण देखा गया। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। अब इस प्रकार की कुंडली के विश्लेषण, जो इस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण किया गया था, उसमें क्या देखा गया उस पर बात करते हैं। अब एक मुख्य चीज को समझना, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी 2-4 चीज़ें बता चुका हूं जो कुंडली की जानकारी से रिलेटेड था,
वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसमें भी आप 2-4 चीज़ों को समझिए कि जो कुंडली के ये जो 12 खाने होते हैं, इन खानों को क्या कहा जाता है? भाव। क्या कहा जाता है? भाव। ये पहला खाना जिसको हम पहला भाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहला भाव। दूसरे खाने को क्या बोला जाता है? दूसरा भाव। तीसरे खाने को क्या बोला जाता है? तीसरा भाव। चौथे खाने को बोला जाता है चौथा भाव। पांचवें खाने को बोला जाता है पांचवा भाव। ये मेरे साथ लिखिए, आप मेरे साथ लिखिए, जिससे क्या है लिख लिख करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाव बदलते नहीं हैं। छठवें खाने को क्या कहा जाता है? छठवां भाव। सातवें खाने को क्या कहा जाता है? सातवां भाव। आठवें खाने को क्या कहा जाता है? आठवां भाव। नवें खाने को क्या कहा जाता है? नवां भाव। 10वें खाने को 10वां, 10वें खाने को 10वां भाव। 11वें खाने को क्या कहा जाता है? 11वां, 11वां भाव। 12वें खाने को क्या कहा जाता है? 12वां भाव। ये 12 प्रकार की कुंडली में भाव होते हैं जो बदलते नहीं हैं। ये स्थिर भाव होते हैं, इनको बदला नहीं जाता। ये पहला भाव पहला ही रहेगा, बदलेंगी राशियां और उन राशियों को कुंडली में संख्या से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा जाए तो उसको मेष राशि कहेंगे, यहाँ पर 5 लिख दिया जाए उसको सिंह राशि कहेंगे। लेकिन भावों के नंबर अंकित नहीं किए जाते, भाव वही रहते हैं। इसमें पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 12 भावों की प्रक्रिया 12 तरीके से दर्शाई जाती है। ये कभी नहीं बदलते। तो आप कॉपी में इस प्रकार से नोट करिए। चलिए जल्दी करिए, ऐसे लिख करके नोट करिए, फिर हम आपको आगे की क्रिया को समझाएंगे। चलिए नोट करिए। अब आगे की बात करते हैं। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, फिर हम अब आगे की घटना के बारे में बातें करेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, वो भाव कभी बदलते। जो बच्चे नए बेसिक सीख रहे हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें सीखना जरूरी है। उनको पता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में, संख्याओं के पीछे पड़ जाते हैं। 7 लिखा है तो 7वां भाव, नहीं, भाव वही है, राशि है वो संख्या पद्धति की। ये चीज़ें उनको समझना जरूरी है। तो ये आप अंकित करिए भावों की प्रक्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे मैं आपको फिर से वही कुंडली आपके सामने बना देता हूँ, अगली बात को हम यहाँ पर करेंगे। चलिए अब आगे की बात करेंगे। ये हमारी क्या है? कुंडली। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये हमारी पूरी कुंडली है। उत्तर भारत की कुंडली इस प्रकार बनाई जाती है और यही गणना सुगम है, सही है, इस प्रकार से गणना की जाती है। ये हमारी क्या है? कुंडली है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस बात को ध्यान से और बारीकी से समझिएगा। ये जो कुंडली का पहला भाव होता है, क्या भाव? पहला भाव। और कुंडली का चौथा भाव होता है, कौन सा भाव? चौथा भाव। और कुंडली का 7वां भाव होता है। और कुंडली का 10वां भाव जो होता है, बात को ध्यान से समझिएगा। पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया है। ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां क्या बोलेंगे? पहला, चौथा, ये भाव है, याद रखना। 7वां और 10वां जो भाव होता है, 7वां जो 10वें जो भाव होते हैं, उन भावों को क्या कहा जाता है? उन भावों को बोलते हैं केंद्र भाव या फिर केंद्र स्थान। क्या बोला जाता है? केंद्र भाव या केंद्र
स्थान बोला जाता है। इन 4 भावों को, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये कुंडली के केंद्र होते हैं। केंद्र का मतलब सेंटर। इन केंद्रों की प्रक्रिया क्या देखी जाती है? ये केंद्र बड़े बलवान होते हैं। बलवान कैसे? अगर इन भावों को छोड़ करके, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव को छोड़ करके बाकी भावों में अगर कोई राशि और ग्रह बैठ जाए, स्व राशि में, उच्च राशि में, नीच राशि में या फिर मूल त्रिकोण राशि में, अगर इनको छोड़ करके बैठ जाए तो उस समय जो फल देगा, अगर वही राशि और वही ग्रह इन केंद्रों में जाकर के बैठ जाए तो जो बाहर बैठेगा वो फल और जो केंद्र में बैठेगा वो फल, दोनों में अंतर होगा। केंद्र में बैठ करके वो अच्छा होकर के फल देगा, उच्चतम कोटि का होकर के फल देता है। केंद्र खुद में बलवान होते हैं और केंद्र में अगर कोई राशि और ग्रह बैठ जाते हैं वो सुगम और अच्छा होकर के फल देते हैं। ये कुंडली का सेंटर कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रक्रिया को समझिएगा कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां हमारा केंद्र स्थान कहा जाता है। अब आगे की बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम किसकी? कि पहला भाव। कौन सा भाव? पहला भाव। और 5वां भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। पहला, 5वां और 9वां जो भाव है, इन भावों को क्या कहा जाता है बताइए मुझे। मैं आपको पिछली वीडियो में लिखा चुका हूं। इन भावों को कहा जाता है मूल त्रिकोण भाव या फिर मूल त्रिकोण स्थान। क्या कहा जाता है? मूल त्रिकोण स्थान। अब ये मूल त्रिकोण स्थान भी अपने आप में बलवान होते हैं। अगर इन मूल त्रिकोण स्थानों को छोड़ करके अगर बाकी जगहों पर अगर कोई ग्रह या राशि बैठ जाए तब का फल, और जब ये वही ग्रह और राशि मूल त्रिकोण स्थान में बैठ जाए तब के फल में अंतर होता है। ये मूल त्रिकोण स्थान में बैठ करके अच्छा फल देते हैं, उच्चतम कोटि का फल होकर के देते हैं। ये दोनों जो केंद्र यानी कि बीच का जो स्क्वायर होता है, ये बीच का स्थान जो है, ये मैं इससे बना देता हूँ। बीच का जो स्थान होता है इसको केंद्र कहा जाता है। ये बात को समझना, बीच का स्क्वायर जो है वो केंद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? केंद्र। और पहला, 5वां, 9वां भाव क्या कहा जाएगा? मूल त्रिकोण स्थान। जब हम कुंडली का धीरे धीरे विश्लेषण करेंगे ना, तब इन चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। जब हम एडवांस को धीरे धीरे समझेंगे तो हमको इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। आपको समझ में आ गया? अब आगे की बात करते हैं। आगे एक और स्थान की बात की जाती है। जिस प्रकार से ये केंद्र और ये मूल त्रिकोण स्थान जो होते हैं ये शुभ बताए गए हैं। कुछ प्रक्रियाओं में शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि हर चीज़ पूरी तरह से शुभ नहीं होती, हर चीज़ पूरी तरह से अशुभ नहीं होती। बच्चों, एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, इस बात को हमेशा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो 100% शुभ हो और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% अशुभ हो। शुभ चीज़ों में कुछ ना कुछ जगहों पर अशुभता देखने को मिल जाती है और अशुभ चीज़ों में कहीं ना कहीं जगहों पर शुभता देखने को मिल जाती है। तो कोई चीज़ पूरी तरह से शुभ नहीं है, कोई चीज़ पूरी तरह से अशुभ नहीं होती। वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार के फल को दर्शाती हैं। शुभ होगा तो अशुभ भी दर्शाएंगे, अशुभ होगा तो शुभ भी दर्शाएंगे। ऐसे ही इन मूल त्रिकोण और केंद्र का स्थान जो होता है, जो मनुष्य का पूरा केंद्र है, ये जो कुंडली है ना, ये मनुष्य की पूरी जन्म कुंडली है। इसको जन्म कुंडली ही तो बोलेंगे कुंडली को। ये पहला तनु, धन, सहज, स्वति करके व्यय तक, खर्चों तक जाता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? आकाश में तो बना हुआ है, लेकिन है किसका स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर है हम लोगों का। प्रत्येक मनुष्य का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के भाव पर, इस ढांचे के भाव पर यह देखा जाता है कि उस मनुष्य का जीवन किस प्रकार से गुजरेगा। अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसका कारण क्या है, भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है उसका कारण क्या है। ये चीज़ें हम इस कुंडली के विश्लेषण से जान पाएंगे, इनको सीख पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम एक तरह से जादू कह सकते हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसी जादू को साक्षात प्रकट किया। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती बच्चों। ये चीज़ें सीखने वाली हैं, ये चीज़ें जानने वाली हैं।
और ये कभी झूठ नहीं होता। ऐसा प्राणी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा प्राणी जिसका आप नाम भी नहीं जानते, जिसको आपके सामने जो रैंडम है, जिसका ना नाम जानते हो ना ये पता है कि वो कौन है, फिर भी बिना नाम जाने, बिना उसके जगह जाने, उसकी जो जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान के आधार पर उसके बारे में आप सब कुछ बता दोगे कि तेरा जीवन कैसा गुजरने वाला है। अब से पहले आपने उस प्राणी को कभी नहीं देखा, फिर भी बता रहे हो। इसका कारण पता है क्या? आप एक ऐसे मनुष्य बन चुके हो जो एक जादूगर से कम नहीं। ये आपकी एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाएगी। ये जीवन की पद्धति में सबसे बड़ी गणना होती है जो मनुष्यों को मनुष्यता सिखाती है, जो ये बताती है कि कौन सा काम उसके लिए सही है और ऐसा कोई और नहीं कर सकता। अगले बंदे तो रिस्क ले लेते हैं, काम को शुरू भी कर देते हैं, फिर पछताते हैं, बैठ जाते हैं, अरे ये काम मेरा नहीं बना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पहले ही संदेह कर देगी, पहले ही किसी चीज़ के प्रति आकर्षित करने के प्रति या किसी चीज़ में बढ़ने के प्रति आपको पहले ही सचेत कर देगी कि ये काम तेरे लिए सही है या गलत है, जो तू काम शुरू करना चाहता है। ऐसी होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी। वही चीज़ें हमें सीखनी है, वही चीज़ों की गणना हमने सीखनी है। तो मेरे साथ प्रत्येक चीज़ को सीखते हुए चलिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि पहला, पांचवा, नौवां जो भाव होता है उसको मूल त्रिकोण स्थान कहा जाता है। अब आगे एक और स्थान की बात कर लेते हैं। वो कौन सा होता है? वो होता है छठवां। कौन सा होता है? छठवां, आठवां और 12वां। कौन सा? छठवां, आठवां और 12वां। ये छठवां, आठवां और 12वां जो भाव होता है, कौन सा? छठवां, आठवां और 12वां जो भाव होता है, इस भाव को क्या कहा जाता है बच्चों? इस भाव को कहा जाता है त्रिक स्थान। क्या कहा जाता है? त्रिक स्थान। और ये जो त्रिक स्थान होता है ना, ये अशुभ स्थान बताया गया है कुंडली के विसंश्लेषण में। क्या बताया गया है? अशुभ स्थान। इस त्रिक स्थान को हम अशुभ स्थान बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से अशुभ नहीं होती और कोई भी चीज़ पूरी तरह से शुभ, कुछ ना कुछ कमी अवश्य निकल जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य निकलती है। ऐसा कोई कारण नहीं बन सकता जो मनुष्य को किसी चीज़ को पूरी तरह से शुभ बना सके। तो वही प्रक्रिया है कि अगर मान के चलिए कि पंचमेश हमारा कौन होता है, अगर हम पांचवें भाव का स्वामी के बारे में बात करें तो आपको पता है गुरु होता है, बृहस्पति होता है। अगर पांचवें भाव में अगर धनु राशि बन जाए, मान के चलिए बृहस्पति की स्वराशि है, तो पंचमेश कौन कहलाएगा? धनु का स्वामी बृहस्पति। तो पंचमेश कहलाएगा हमारा गुरु बृहस्पति, अगर इसमें धनु राशि बैठ जाती है। अगर वही पंचमेश धनु राशि, इसमें अगर वही पंचमेश छठे में, आठवें में और 12वें में जाकर के बैठ जाए तो अशुभ हो जाता है, तो निष्फल हो जाता है, तो बुरा फल देने वाला हो जाता है। ये चीजें आपको समझनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल त्रिकोण स्थान में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो उच्चतम कोटि का फल देता है, अच्छा फल देता है। ये मैंने आपको बताया। केंद्र में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो उच्चतम कोटि का फल देता है, अच्छा होकर के फल देता है। अगर त्रिक स्थानों पर अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो अशुभ फल देता है। लेकिन हर चीज पूरी तरह से शुभ नहीं, हर चीज पूरी तरह से अशुभ नहीं। इसका विश्लेषण क्या बोलता है कि अगर केंद्र में भी अगर कोई राशि बैठ जाए, उस राशि का जो स्वामी है अगर वो त्रिक स्थानों पर बैठ जाता है तो वह अशुभ होकर के फल देता है। ये केंद्र भी तब निष्फल। अगर त्रिक स्थानों पर कोई राशि बैठ जाए और उसका स्वामी अच्छी जगह पर, सुगम स्थान पर, उच्च राशि में जाकर के बैठ जाए, स्वराशि में जाकर के बैठ जाए, मान के चलिए मेष राशि त्रिक स्थान में बैठती है और जो मंगल है वो हमारा केंद्र में मकर राशि में जाकर के बैठ जाए, तो मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है, तो कैसा होकर के फल देगा? जब खुद बलवान है, खुद योगी है, तो अच्छा होकर के फल देगा। तो ये कुंडली के विसंश्लेषण से समझेंगे, इन्हें कुंडली की सारणी को बना करके समझेंगे। धीरे धीरे करके एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। हर चीज़ पूरी तरह से पूर्ण नहीं की जा सकती। अभी मैं पूरी तरह से आपको सिखा नहीं सकता, तब भी कुछ गणनाएं और की जाएंगी, तब भी चीज़ों को सीख करके हमें पता चलेगा। आशा करूँगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा दिया कि केंद्र स्थान कौन सा होता है, मूल त्रिकोण स्थान कौन सा होता है, त्रिक स्थान कौन सा होता है, ये आप नोट कर लीजिए।
और नोट करने के बाद मैं आपको आगे की चर्चा करूंगा। ये पहले आप नोट कर लीजिए इन स्थानों की प्रक्रिया को। चलिए, कॉपी में नीचे की साइड नोट करना इन चीज़ों को और भाव से नोट करना, समझना इन चीज़ों की क्रिया को। और जो आपको समझ में आए वैसी ही प्रक्रियाओं को लिखा करिए, गणना वैसे ही किया करिए जो आपको समझ में आ जाती है। फिर हम आगे की बातें करेंगे। चलिए, आशा करूंगा कि आपने नोट कर लिया है। नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, भाव से, क्रिया से नोट करिए और नोट करके हम आगे की चर्चा अब करेंगे। चलिए, तो आगे की चर्चा करने से पहले मैं आपको छोटी बात बता देता हूँ। हर चीज़ समझाना ज़रूरी होता है, चीज़ को लिखने से पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, समझना आवश्यक होता है। अगर समझोगे नहीं तो चीज़ों को पूरा कैसे लिखोगे, पूरा कैसे समझोगे। चलिए, अब आगे की क्रिया मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंडली बनाई कैसे जाती, कुंडली का संश्लेषण जो जिस प्रकार किया जाता है, उससे पहले जो कुंडली का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया। उस कुंडली में जो भाव होते हैं वो कभी बदलते नहीं, वो मैंने आपको बताया। राशियाँ और ग्रह बदलते हैं। कुंडली किस प्रकार से पहले बनाई जाती थी वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई। कुंडली में जो मूल त्रिकोण स्थान होते हैं, केंद्र स्थान होते हैं, त्रिक स्थान होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब हम आगे जो कुंडली के विश्लेषण में बात करेंगे वो कौन सी बात होगी, वो बात ये होगी कि कुंडलियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपके यहाँ सामने कुंडली का स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बना करके मैंने यहाँ पर लिख दी कुंडली। अब एक बात बताइए, जैसे लग्न कुंडली हमारी होती है, लग्न कुंडली जो होती है, जो अभी मैं आपकी मुख्य कुंडली को लग्न कुंडली कहा जाता है, जिसमें 12 भावों को देखा जाता है। कितने भावों को? 12 भावों की प्रक्रिया। ऐसे ही जो लग्न कुंडली होती है, अब मेरी बात को समझिएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको जो मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं एक लग्न कुंडली आपके सामने बना देता हूँ, जैसे करके यहाँ मैं आपके लिए छोटी सी एक लग्न कुंडली बना देता हूँ। ये क्या है? लग्न कुंडली। ये यहाँ से मिला दो, इसे यहाँ से मिला दो। ये आपकी क्या है? लग्न कुंडली। बात को बिल्कुल बारीकी से समझना बच्चों, समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं, कुछ मत्थे में नहीं जाएगा। ये हमारी क्या है? लग्न कुंडली। अब लग्न कुंडली के 12 भाव 12 प्रकार की चीज़ों को दर्शाते हैं, मनुष्य के 12 क्रियाओं को दर्शाते हैं। ऐसे ही जो संतान का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, पिता का भाव होता है, माता का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, स्वयं शरीर का भाव होता है, धन का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, आयु का भाव होता है और शत्रु का भाव होता है। ये 12 जो भाव होते हैं, इन भावों की क्रिया की पूर्ण गणना के लिए, बात को समझना, इन भावों की क्रिया की पूर्ण गणना के लिए अलग अलग प्रकार की कुंडलियां बनाई गई, जिसमें क्या देखा गया। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जिसको जाया का स्थान बोला जाता है, जाया मतलब होती है पत्नी। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें होती हैं जाया का स्थान। अब पत्नी के बारे में अगर लग्न कुंडली में पत्नी का स्थान देखा जाए, क्या देखा जाए? लग्न कुंडली में अगर पत्नी का स्थान देखा जाए तो राशि, ग्रह और अंशों से हम देख सकते हैं कि कैसा है, कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि, चतुर्दृष्टि, अष्टम दृष्टि, दशम दृष्टि, इनसे देख लेंगे। कौन इस पे दृष्टि डाल रहा है ये देख लेंगे, कौन सा ग्रह ऊंच नीच का ये देख लेंगे। इससे क्या हमारी पत्नी का स्वभाव हमें पता चल जाएगा। लेकिन पत्नी की पूर्ण गणना करने के लिए हमें एक अलग कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी, जो केवल पत्नी के स्थान को दर्शाएगी, जो केवल संतान के स्थान को दर्शाएगी, जो केवल पिता के स्थान को दर्शाएगी। ऐसे ही कुंडलियों के प्रक्रम के लिए अलग अलग प्रकार की कुंडलियां बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? अलग अलग प्रकार की कुंडलियां बनाई गई। तो कुंडली कितने प्रकार की होती है वो मैं आपको बताता हूं। ये चीज़ों को मैं आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। अब लिखते हैं कुंडली की गणना में। अब आगे पेज पर
एक मुख्य पेज पर कुंडली के बारे में लिखिए, जो मैं आपको लिखा रहा हूं उस क्रिया को पूर्ण करिए। कुंडली कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, लग्न कुंडली को छोड़ करके जो हमारी लग्न चार्ट होता है, उस लग्न चार्ट को छोड़ करके हमारी षोडश कुंडलियां होती हैं। षोडश का मतलब 16 प्रकार की कुंडलियां। उन 16 प्रकार की कुंडलियों के नाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो क्रिया आपको समझा देता हूं। सबसे पहली जो कुंडली है जिसका नाम है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली ये कुंडलियों में तो आएगी ना, इसी करके मैं सबसे पहला नाम इसी का लिखा देता हूं, जिससे पे ये पता चलेगा कि ये कुंडलियां होती हैं। लग्न कुंडली को मिलाकर के 17 कुंडलियां होती हैं। दूसरी कुंडली होती है चंद्र कुंडली, जिसमें चंद्रमा की दशाओं को देखा जाता है, चंद्रमा की क्रिया को देखा जाता है, जिसको बोलते हैं चंद्र कुंडली। तीसरी होती है हमारी होरा कुंडली। होरा से आप समझ ही गए होंगे। होरा में आपको बता चुका हूँ, वार की होरा होती है, वार की प्रक्रियाएं होती हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। चौथी होती है देशकान कुंडली। मेरे साथ एक एक चीज को समझिएगा, बारीकी से समझा रहा हूं, बारीकी से बता रहा हूं। देशकान कुंडली पांचवी। अब लग्न के बाद चंद्र कुंडली, फिर होरा कुंडली, फिर देशकांड कुंडली, उसके बाद होती है कौन सी? देशकांड के बाद होती है हमारी चतुर्थांश कुंडली, जिसमें 4 भाग किए जाते हैं। चतुर्थांश कुंडली, कुंडली का चतुर्थांश कुंडली। छठी कुंडली होती है हमारी सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश कुंडली, ये बात को समझिएगा। ये कुंडलियां खुद अपने आप में विसंश्लेषण करने वाली हैं। इनको बना करके जब विसंश्लेषण करते हैं ना, इन कुंडलियों की प्रक्रिया खुद में, जैसे नक्षत्र खुद में बलवान थे, योग खुद में बलवान थे, राशियां खुद में बलवान थी, ग्रहों की दशाएं खुद में बलवान थी, ग्रह खुद में बलवान थे, कुंडली के भाव खुद में बलवान थे, त्रिकोण भाव खुद में बलवान होते हैं। ऐसे ही इन कुंडलियों का विसंश्लेषण जिस प्रकार से किया जाता है वो असल एस्ट्रोलॉजी है, वो असल गणना है। इन बातों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। इसको सीखना है तो गूढ़ता में जाना पड़ेगा, प्रत्येक चीज़ को बारीकी से सीखना पड़ेगा। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बने रहिए और प्रत्येक चीज़ को क्रिया से सीखिएगा, जिसमें मैं लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, होरा कुंडली, देशकांड कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, इन कुंडलियों की प्रक्रिया भी आपको समझाएंगे, इन कुंडलियों की क्रिया भी आपको समझाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। अब हम आगे 7वीं कुंडली की बात करते हैं। सप्तमांश के बाद हमारी नवमांश कुंडली हो जाती है। क्या हो जाती है? नवमांश। नवमांश नाम आपने पहले भी मेरे हिसाब से सुना होगा, नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली के बाद जो 8वीं कुंडली होती है, जिसको बोलते हैं दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली, ये आप नोट कर लिए। दशमांश कुंडली के बाद जो 9वीं कुंडली होती है, अब 10 के बाद एकादश, एकादश के बाद द्वादश, तो एकादश नहीं होती, द्वादशमांश कुंडली होती है। ये बात याद रखना, द्वादशमांश। द्वादश का मतलब आप जानते हो, द्वादशमांश कुंडली। 10वीं होती है त्रयोदशमांश कुंडली। क्या होती है? षोडशमांश कुंडली। त्रयोदश नहीं, चतुर्दश नहीं, पंचदश नहीं, षोडशमांश कुंडली होती है। षोडशमांश कुंडली। 11वीं कुंडली का नाम है षोडशमांश कुंडली हो गया। आगे अब षोडशमांश नहीं, षोडशांश होता है। ये थोड़ा लिखने में भी आपको समझना पड़ेगा। षोडशमांश भी बहुत प्रक्रियाओं में लिखा जाता है, फिर भी मैं आपको सही सुगम लिखा देता हूँ। षोडशांश कुंडली। क्या? षोडशांश। षोडशांश कुंडली। षोडशांश का मतलब कुंडली का 16वां भाग। चलिए आगे हम बात करें तो षोडशांश के बाद विषांश कुंडली। क्या होती है?
विषांश मतलब 20, अब पता है आपको, विषांश कुंडली। अब ये जो नाम है ना, षोडशांश, विषांश, ये संस्कृत की संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? संस्कृत की संख्याएं होती हैं, ये बात को समझिएगा। ये संस्कृत की संख्याओं के ऊपर लिखा जाता है, षोडशांश, विषांश, इन प्रक्रियाओं के बारे में। अब आगे की बात करते हैं। 12वां भाव, यहाँ पर मैं ऐसे करके एक लाइन खींच देता हूँ। 11 के बाद 12वां भाव जो होगा वो कौन सा होगा? अब हमने विषांश लिख दिया, विषांश के बाद त्रिशांश लिख दिया, नहीं विषांश के बाद हमारा आएगा चतुर्विषांश, मतलब 24वां। क्या आएगा? चतुर्विषांश कुंडली। चतुर्विषांश लिखिएगा, चतुर्विषांश कुंडली। इसमें कुंडली के 24 हिस्से किए जाते हैं, 24 भाग किए जाते हैं, तब इनकी गणना को संभव किया जाता है। अब चतुर्विषांश कुंडली के बाद आती है सप्तविषांश कुंडली। क्या आती है? सप्तविषांश कुंडली। बच्चों जैसे जैसे कुंडली की गणना, जैसे जैसे कुंडली के नाम मैं आपको लिखाता हुआ जा रहा हूँ ना, इनको कॉपी पर अंकित करिए। एक साइड अंकित करना है, जैसे मैं लिखा रहा हूँ एक साथ, अलग अलग नहीं, एक ही साथ सारी अंकित कर लेनी है। फिर इनके सामने ये पता चलेगा कि इस कुंडली में क्या देखा जाता है, इस कुंडली में क्या देखा जाता है मुख्य, इस कुंडली में क्या देखा जाता है, इस कुंडली में क्या देखा जाता है, ये चीज़ें सीखेंगे। अब हम 14वीं कुंडली की बात करते हैं। सप्तविषांश के बाद 14वीं कुंडली का नाम है, वो है त्रिशांश, मतलब 30 भाग, त्रिशांश। क्या बोला जाएगा? त्रिशांश कुंडली। त्रिशांश कुंडली। अब हम 15वीं कुंडली की बात करें तो वो बोला जाता है खवेदांश कुंडली। क्या बोला जाएगा? खवेदांश, खवेदांश कुंडली। आगे जब हम 16वीं कुंडली की बात करें, उसमें अक्षवेदांश कुंडली। अक्षवेदांश, अक्षवेदांश कुंडली। अक्षवेदांश कुंडली। 17वीं कुंडली की बात करें तो ये होता है षष्ठांश कुंडली। षष्ठांश का मतलब 60 होता है, ये याद रखना, षष्ठांश कुंडली। ये 17 प्रकार की आपकी कुंडलियां होती हैं। इन 17 प्रकार की कुंडलियों को ज्योतिष में देखा जाता है, और 2-4 और होंगी ना, उनको भी खींच के ले आऊँगा, वो भी सिखा दूंगा, निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। 16 कुंडलियां ये होती हैं। 17 इसको हटा करके लग्न भाव के ही ये 16 भाग होते हैं, याद रखना, लग्न भाव के ही होते हैं ये चंद्र कुंडली। अब एक बात बताइए, लग्न में क्या देखा जाता है? चंद्रमा भी होता है, होरा भी होता है, हो दृष्कांड भी होता है, चतुर्थांश भी होता है, लग्न का सप्तमांश भी होता है। इस लग्न कुंडली के भाग किए जाते हैं। जैसे अगर नवमांश की बात करें तो ये इसको कहा जाता है कि लग्न कुंडली के 9वें हिस्से को नवमांश कहा जाता है। ये परिभाषा होती है नवमांश की। ये लग्न कुंडली के ही भाग होते हैं। जब इनके बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें बताएंगे ना, जब इनकी क्रिया पर आएंगे, नवमांश सिखाएंगे, सप्तमांश सिखाएंगे, तब इनकी परिभाषा और इनकी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे, इन चीज़ों की क्रियाओं के बारे में भी समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योतिष को प्रारंभ से अंत तक सिखाऊंगा, तो बस बने रहिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो बताता हुआ चल रहा हूँ उस क्रिया को पूर्ण करते हुए चलिए। ये आपने लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले हम लग्न की बात करें तो लग्न का आपको पता है कि संपूर्ण होता है। लग्न तो हमारा संपूर्ण ही होता है, इसमें कोई आवश्यकता वाली बात नहीं है। संपूर्ण का मतलब प्रत्येक चीज इसमें सिखाई जाती है। मनुष्य के जीवन काल से लेकर के अंत समय का योग इसमें अंकित किया जाता है, संपूर्ण क्रिया इसमें पुष्ट की जाती है। अगर हम चंद्र कुंडली की बात करें तो चंद्र कुंडली में हमारे बताया जाता है, देखा जाता है जीवन साथी। क्या देखा जाता है? जीवन साथी और उनका स्वास्थ्य। क्या देखा जाता है? जीवन साथी और उनका स्वास्थ्य हमारी किसमें?
चंद्र कुंडली में देखा जाता है। जैसे किसी का जीवन साथी है, वो कैसा है, किस योगकारी है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसके लिए होरा में क्या देखा जाएगा, होरा कुंडली में देखी जाती है आपकी धन और दौलत। क्या देखी जाती है, धन दौलत। ये आप नोट कर लीजिए। धन दौलत से मतलब क्या, धन कितना होगा, धन प्रकार की दौलत का सहयोग कैसा होगा। देशकांड कुंडली में देखी जाती है कि सहोदरों का जीवन और स्वास्थ्य। क्या देखा जाता है कि सहोदरों का जीवन और स्वास्थ्य। क्या देखा जाता है, सहोदरों का जीवन और स्वास्थ्य देखा जाता है हमारी देशकांड कुंडली में। आपको ये समझ में आ गया होगा, सहोदरों का जीवन और स्वास्थ्य देखा जाता है हमारी देशकांड कुंडली में। अब आगे की बात करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। अब बात आती है हमारी चतुर्थांश कुंडली की। तो चतुर्थांश कुंडली में क्या देखा जाता है, ये इसमें देखा जाता है भाग्य और रिहायशी मकान। क्या, भाग्य और रिहायशी मकान। रिहाइश के लिए जो मकान होता है ना, उसके लिए रिहायशी मकान, इसमें इसकी गणना इसमें देखी जाती है चतुर्थांश कुंडली में। अब बात आती है सप्तमांश कुंडली की। तो सप्तमांश कुंडली में क्या देखा जाता है, संतान और उनकी, सबसे पहले आपको पता है 7वें भाव में क्या, सप्तमांश में क्या देखा जाता है, संतान और उनकी संतान। सप्तमांश कुंडली में क्या देखा जाता है, संतान और उनकी संतान। संतान की भी संतान कैसी होगी, ये देखा जाता है। संतान कैसी होगी और उसकी भी संतान कैसी होगी, ये देखा जाता है। नवमांश कुंडली में देखा जाता है आपका वही जीवन साथी। जैसा चंद्र कुंडली है ना, वैसे हमारे नवमांश कुंडली में वही क्रिया होती है, जीवन साथी और उनका स्वास्थ्य। ये नवमांश कुंडली में भी देखा जाता है, इस चीज को नोट कर लीजिए, जीवन साथी और उनका स्वास्थ्य। अब दशमांश कुंडली की बात करें, दशमांश कुंडली में क्या देखा जाता है, कारोबार और किसी भी कार्य में सफलता। क्या देखा जाता है, कारोबार, जो आपका कारोबार है वो कैसा चलेगा, कारोबार और किसी भी कार्य में सफलता। किसी भी कार्य में सफलता, कारोबार और किसी भी कार्य में सफलता, इसमें दशमांश कुंडली में देखी जाती है। अब बात आती है द्वादशांश कुंडली की। तो द्वादशांश कुंडली में क्या देखा जाता है, उस बात को आप समझिएगा। द्वादशांश कुंडली में जैसे माता पिता होती है ना, उसकी प्रक्रिया होती है। माता पिता का जीवन, माता पिता का जीवन और उनका स्वास्थ्य। माता पिता का जीवन और उनका स्वास्थ्य देखा जाता है आपके द्वादशांश कुंडली में। बात को क्रिया से समझिएगा बच्चों, कि प्रत्येक कुंडली में एक एक चीज़ों की अवधारणा देखी जाती है। पूरी तरह से अगर संतान और उनकी संतान के बारे में जानना तो सप्तमांश कुंडली पढ़नी पड़ेगी। लग्न कुंडली में सब कुछ है, जैसे भी है, सही है, सुगम है, अच्छा है। लेकिन अगर और डीपली जा कर के पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है, जैसे कहते हैं ना कि ABCD सीखनी है, तो क्या ABCD सीख लो। अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो उसके डीप में जाना पड़ेगा, मतलब अक्षरों को जोड़ना से पढ़ना पड़ेगा कि इज मतलब क्या होता है, दा मतलब क्या होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। माउंटेन मतलब क्या होता है, ये अक्षरों को जोड़ करके जाना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों के मीनिंग को समझ पाओगे, डीपली समझ पाओगे। यही प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। माता पिता का जीवन और उनका स्वास्थ्य क्या देखा जाता है, द्वादशांश कुंडली में देखा जाता है। उसके बाद बात करें षोडशांश कुंडली के, तो षोडशांश कुंडली में ज़्यादातर ये मैंने प्रक्रिया जो पढ़ी है वो वाहन से संबंधित होता है। जैसे नवीन वाहन होता है ना, वाहन से संबंधित, वाहन से संबंधित, इस बात को समझिएगा। वाहन से संबंधित षोडशांश कुंडली में होता है। और विषांश कुंडली में क्या होता है, ये होती है स्पिरिचुअलिटी, मतलब आध्यात्मिक रुझान। क्या देखा जाता है,
आध्यात्मिक रुझान इसमें देखा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी के प्रति मनुष्य कैसा है, आध्यात्म के लिए मनुष्य कैसा है, वो क्या विषांश कुंडली के अनुसार देखा जाता है। तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इन कुंडलियों के बारे में भी लिखेंगे, जगह नहीं है, पहले ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ऊपर ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर हेडिंग डालने के लिए कि कौन सी कुंडली में क्या देखा जाता है, जिससे आपको ना हेडिंग से समझ में आ जाए। उसके बाद हेडिंग से बना करके तब इनको अंकित करिएगा, ठीक है जी। चलो जी, अब अंकित कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की कुंडलियों की बात करेंगे। जैसे मैं चतुर्विशांश कुंडली, सप्तविशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, खवेदांश कुंडली, अक्षवेदांश कुंडली और षष्ठांश कुंडली में क्या क्या देखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए। नोट की प्रक्रिया ऐसे करिए कि वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, जिससे क्या कि समझ में भी आ जाएगा और बारीकी से समझ भी पाओगे। अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए, जैसा कि आपने नोट तो कर ही लिया होगा ये वाली कुंडलियाँ, पर इनके अंदर क्या होता है उस चीज़ के बारे में समझिएगा। मैं एक काम करता हूँ जी कि अंदर इधर की साइड लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे क्या है कि वही चीज़ रहेगी, बस आप समझने की कोशिश करिएगा, जिससे क्या है सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इधर की साइड लिख देता हूँ। चतुर्विशांश कुंडली में क्या देखा जाता है? शिक्षा। क्या देखा जाता है? शिक्षा, ज्ञान और समझ देखी जाती है। शिक्षा, ज्ञान और समझ, ये चतुर्विशांश कुंडली में देखा जाता है। सप्तविशांश कुंडली में क्या? ताकत यानी कि बल और दुर्बलता देखी जाती है। इसमें मनुष्य का बल और कितना दुर्बल है उसकी प्रक्रिया देखी जाती है। अब बारी आती है त्रिशांश कुंडली की, तो इसमें में दरिद्रता, कठिनाइयाँ तो दुर्गति हो जाती है, वो देखा जाता है कि दरिद्रता कोमा कठिनाइयाँ, दरिद्रता, कठिनाइयाँ और दुर्गति इसमें देखी जाती है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। अब खवेदांश कुंडली की बात करें, ये सारी चीज़ें क्रम से नोट करते हुए चलिएगा। खवेदांश कुंडली में इसमें मेरे हिसाब से शुभ अशुभ घटनाओं को देखा जाता है। एक बार मैं फिर से चेक कर, हाँ, शुभ अशुभ घटनाओं को देखा जाता है। शुभ अशुभ, जो शुभ अशुभ घटनाएं होने वाली होती है ना, उसके वाले शुभ अशुभ घटनाओं को देखा जाता है इसमें। अब अक्षवेदांश और षष्ठांश कुंडली की बात करें तो सभी मुद्दों के लिए होते हैं। ये सभी मुद्दों के लिए, ये अक्षवेदांश भी और ये षष्ठांश, ये दोनों सभी मुद्दों के लिए बताए गए हैं। इनकी क्रियाएं सभी मुद्दों पर पुष्ट होती हैं, ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। जैसा कि कुंडली के विश्लेषण के अनुसार मैंने आपको जो कुंडली के प्रकार बताए हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ऐसे ही ज्योतिष को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा ज्योतिष में मज़ा भी आने लगा होगा। अब ज्योतिष को बारीकी से समझने वाली बातें हो गई हैं, ज्योतिष के एडवांस को समझने वाली बातें हो गई हैं। अब ज्योतिष धीरे धीरे करके और आगे बढ़ते हुए जा रहा है आपका। अब इसको छोड़िएगा नहीं, अब पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अब बीच में कोई गैप नहीं करना है। अगर अब छोड़ दिया तो ये समझ लेना कि ज्योतिष को कभी बारीकी से सीख ही नहीं पाओगे। जितनी सामर्थ्य है उतनी आपको सिखा रहा हूँ, उतनी क्रिया आपको बता रहा हूँ। अब अभी भी है, सभी बच्चों को जोड़िए, जो ज्योतिष को निःशुल्क सीखना चाहते हैं सभी बच्चों को इसमें जोड़िए। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। ये आप नोट करिए, तब तक मैं आगे क्रिया लिखा देता हूँ। ये आप नोट करिए, नोट करके मुझे बता दीजिएगा। जब आपका नोट हो जाए ना, मुझे बता दीजिएगा।
पहले नोट कर लो सारा, उसके बाद लिखाएंगे आपको। पहले मैं क्रिया लिखा देता हूँ इसके बारे में। नोट करिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, आप नोट करिए। सारा लिखा के पहले फिर चला जाता हूँ। चलिए मैं आता हूँ अभी, आप नोट करिए तब तक। चलिए बाद में करेंगे। आप नोट करने से पहले अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर मैं आपको सारी चीज़ें पुष्ट करता हूँ। चलिए आगे की बातें करेंगे अब। चलिए अब बारी आती है कुंडली की। कुंडली की क्या बारी आती है, वो चीज़ें आपको सीखना जरूरी है। कुंडली का विश्लेषण सीखना जरूरी है, कुंडली का कार्ययोग सीखना जरूरी है। अब हम कुंडली के उस भाव की बात करेंगे जो हमारी लग्न भाव होता है। लग्न कुंडली जो होती है, उस कुंडली में जो द्वादश भाव होते हैं। सबसे पहली कुंडली क्या लिखाई थी मैंने आपको, लग्न कुंडली। क्या लिखाई थी, लग्न कुंडली। तो अब आप जैसे आपने 16 कुंडलियों के नाम अंकित कर लिए होंगे, मैं आशा करूंगा कि सारी कुंडलियों के नाम अंकित कर लिए होंगे। उस कुंडलियों के अंदर क्या क्या देखा जाता है वो भी आपने अंकित कर लिया होगा। अब जो मैं लिखा रहा हूं उस चीज़ को नोट करिए, अगला पेज खोल लीजिए और उस पर हेडिंग डालिए। सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर डालिए और 1 नंबर डाल के यहाँ लिखिए लग्न। लिखिए मेरे साथ, लग्न कुंडली। चलिए लिखिए लग्न कुंडली, 1 नंबर डाल के लिखिए लग्न कुंडली। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर साइड में छोटा सा एक चार्ट बना करके समझा रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से समझिएगा।
अब मेरी बात को समझिए आप। सबसे पहले श्लोक को उतारिए, श्लोक को साइड में लिखिए, उसके साइड में ये कुंडली का चार्ट बनाइए। अगर श्लोक साइड में नहीं आता है तो श्लोक को पहले उतार लीजिए और यहाँ पर नीचे ऐसे करके कुंडली का चार्ट बना लीजिए। चलिए, जो लिखा रहा हूँ उसको पूर्ण करिए। श्लोक को लिखिए ऊपर और नीचे ऐसे करके बड़ा सा बनाना, छोटा नहीं, बड़ा सा, ऐसे करके पूरा खुलेमा चार्ट बना लीजिए कुंडली का। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तनुर्धनम सुहत सुखम पुत्र शत्रु कलत्रकाः मरणम धर्म कर्माय व्ययो द्वादश संख्याः। इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, ये क्रिया को समझिएगा, सारी क्रियाओं को पुष्ट करिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूं वो मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? तनुर्धनम। तनुर्धनम का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब होता है शरीर, धनर का मतलब होता है धन। तो जो पहला भाव होता है उसमें हम तनु भाव उसको कहते हैं, लग्न भाव, और इसको तनु भाव कहते हैं। इसको लग्न भाव भी कह लीजिए, इसको तनु भाव भी कह लीजिए, ये एक ही बात है। ये बात को समझिएगा, बारीकी से समझने वाली बात है। क्या है कि पहले भाव को तनु भाव और लग्न भाव भी कहा जाता है, दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन भाव, ये धन का भाव होता है। तीसरे भाव को सहज भाव कहा जाता है, सहज कह लो या सह भाई कह लो, एक ही बात है। तीसरे भाव को सहज भाव कहा जाता है। सुहत सहज, तनु धन सहज कह लो या सह भाई कह लो, एक ही बात है। चौथे भाव को सुख का भाव कहा जाता है, सुख, सुख समझ रहे हो, सुखम सुख। पांचवें भाव को पुत्र का भाव कहा जाता है, संतान का भाव कहा जाता है। छठवें भाव को शत्रु का भाव कहा जाता है, इसमें शत्रुओं को देखते हैं। सातवें भाव को अब क्या, इसमें जाया, जाया मतलब पत्नी, इसको जाया कहते हैं। जाया का मतलब होता है पत्नी, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब अगले बात की आए तो इसको हम आयु देखते हैं और इसमें मृत्यु देखते हैं। आयु और मृत्यु इस भाव में देखी जाती है। आगे भाव की बात करें तो आगे धर्म भाव होता है, ये धर्म कह लो चाहे भाग्य कह लो, ये भाग्य और धर्म भाव होता है। ये होता है कर्म भाव, कर्म कह लो, ये कर्म भाव होता है। ये होता है आपका आमदनी मतलब लाभ, लाभ कह लो चाहे आय कह लो, एक ही बात है। इसको कहते व्यय, व्यय कह लो या खर्चे कह लो, एक ही बात है। चलो, ये द्वादश भावों में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं वो मैंने आपको अंकित करा दी हैं। 12 प्रकार के भावों में ये 12 प्रकार की चीज़ देखी जाती है। पहला भाव, जैसा कि आपको पता है कि भाव कभी नहीं बदलता, भाव वही रहेगा और भाव में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो चीज़ें वही रहेंगी, वो कभी चेंज कभी नहीं बदलती। तनु धन सहज सुख पुत्र शत्रु जाया आयु धर्म कर्म लाभ और व्यय, ये 12 भावों में इन 12 तरह की चीज़ों को देखा जाता है। इसको बोलते हैं जन्म कुंडली या फिर लग्न कुंडली। ये आप अंकित कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। चलिए, ये आप नोट करिए। चलिए, अब आगे की क्रिया की बातें करेंगे। जो जो चीज़ों को समझाने वाली बात है उन चीज़ों को समझना जरूरी है। अब ये 12 भावों को मैंने आपको समझा दिया कि 12 प्रकार के भाव होते हैं, 12 प्रकार की क्रिया होती हैं। तो कुंडली के विश्लेषण में आपने जितना जाना, इसको कहते हैं कुंडली का बेसिक, कि 12 भावों में क्या क्या देखा जाता है, 12 भावों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और कुंडली कितने प्रकार की होती है, कुंडलियों का नाम क्या क्या होता है, कुंडली के मूल त्रिकोण कौन कौन से होते हैं, कुंडली के केंद्र कौन कौन से होते हैं। ये चीज़ें मैंने आज के वीडियो में आपको समझाया। आशा करूँगा ये सब चीज़ें आपको बारीकी से और सुगमता से समझ में आया होगा। अब हम धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बोल सकते हैं कि बेसिक की सीढ़ी खत्म हो गई, अब एडवांस की सीढ़ी शुरू होने वाली है।
आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जितने लोग सीखना चाहते हैं तो उतने लोगों तक शेयर करिए और सारी वीडियो को पोस्ट करिए और प्रत्येक चीज़ को बारीकी से और क्रम से सीखा करिए, जिससे क्या है कि आपको सब चीज़ें सुगमता से समझ में आए। मैं पंडित राजेश आचार्य जी आपको प्रत्येक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ, तो बारीकी से समझिए, बारीकी से इस चीज़ को पुष्ट करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम षोडश वीडियो के बारे में, मतलब 16वीं वीडियो की बात करेंगे, 16वीं कक्षा की बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कुंडली के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं और देखी जाती हैं। धीरे धीरे करके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके आप सीखते हुए जा रहे हो, सारी क्रियाओं को पूर्ण करते हुए जा रहे हो और सारी क्रिया में आशा करूँगा कि आपको प्रत्येक चीज़ क्रम से समझ में आ रही है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और प्रत्येक चीज़ को पूर्ण करिए। धन्यवाद।